आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, इस पेपर सॉल्यूशन के हमने क्वेश्चन 125 तक कर लिए हैं और सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे एडविन अंदाज में छोटा, क्योंकि ये जो बुकिश मेथड होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं और एग्ज़ाम में आपका कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 126। इसमें देखो भी क्या दिया हुआ है। ये कहता है कि इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं आर इक्वल, वो इक्वल हैं, तो देन ये जो यहाँ पे दे रखे हैं ए बी सी, ये किस में हैं? ये भैया जो ए बी सी हैं ये ए पी में है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, या फिर किसी में भी नहीं, ये हमने बताना है। एज यूजुअल इसमें क्या होगा बुकिश मेथड में, इसमें तो भाई देखो ये कर रखा है कि जैसे उन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है। अब रूट कब होते हैं इक्वेशन के इक्वल? जब वहाँ पे किसी क्वाड्रेटिक के अंदर अगर डी हमारे पास इक्वल हो। डी क्या होता है प्यारे बच्चे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये पूरा मतलब उसी फॉर्मेट में हमने इसको सोल्व किया हुआ है, यानी कि बी का स्क्वायर फिर माइनस 4a और इंटू सी। तब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हम जो गुणा वगैरह करते हैं, इसके स्क्वायर खोलते हैं, यहाँ काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चे का और कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो हमें ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। हमने क्या है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ाया हुआ है अपनी ऐप पे और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लिए हुए हैं। तो देखो भाई, ये एक स्पेशल टाइप है जिसमें क्या होता है, ये देखो उस टाइप को मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो क्या टाइप होती है। नीचे लिख देते हैं एक बार उस टाइप, चलो यहीं पे भी लिख जा सकते हो, तो छोटी सी है। देखो अगर हमारे पास है ये कोई क्वाड्रेटिक होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट यानी कि a प्लस बी प्लस सी, अगर इनका सम किसी क्वेश्चन के अंदर 0 आ जाए, यानी कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स देखने हैं, अगर वो जोड़ 0 हो तो प्यारे बच्चे इसके जो रूट हो जो हम लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, उन दो रूट में तो एक रूट तो हमेशा एक ही होगा, ऑलवेज एक होगा एक रूट, तो जब भी सम 0 आ जाए। और दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा हो जाएगा c अपॉन ए, c अपॉन ए। तो c हमारे पास ये है और a ये, सेकेंड हमारे पास ये होगा। अब आता हूँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। नाउ अब करते हैं इसका सॉल्यूशन बाय यूजिंग द एडविन ट्रिक। तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन, पहले तो एक बार जो इक्वेशन उसको मैं लिख देता हूँ। ये क्या इक्वेशन है? इक्वेशन ये थी कि a माइनस बी एक्स का स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब प्यारा बच्चा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं इनके एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और जो कांस्टेंट टर्म है इनका, देखो सबका अगर मैं सम करता हूँ a माइनस बी और यहाँ ये c माइनस ए और यहाँ ये है b माइनस सी। वैसे भी आपको ध्यान से देखो बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि भाई a से तो देखो a कट रहा है आराम से, है ना। ए से तो देखो ये ए कट जाएगा आराम से, और बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ये सारा जो है कट पिटा के हमारे पास जो है 0 आएगा। यानी कि सम ऑफ द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म अगर हमारे पास 0 हो तो प्यारा बच्चा उस टाइम पे क्या होगा, जो एक रूट होगा जो हम लेते हैं इसके दो रूटों की, ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो उस केस में क्या होगा, जो रूट लेते हैं इसके दो, उनमें से एक तो भाई एक होगा 100 का 100%, और दूसरा क्या होगा बच्चा, वो होगा यानी कि c अपॉन ए। सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज b माइनस सी, और a हमारे पास क्या पूरा यहाँ पे, दैट इज a माइनस बी। ठीक है बच्चे, अच्छा ये तो भाई हो गया। अब देखो उसने कहा था कि रूट जो इक्वल हैं ये हमको वहाँ पर गिवन था, ठीक है। देखो ट्रिक तो ये मतलब क्या, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है। ट्रिक तो वो होती है भाई को फार्मूला आपको रटना पड़े, दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ गिवन दैट कि अभी अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर है, दिए हमने दिए दो रूट ले लिए थे अल्फ़ा बीटा। अब देखो अल्फ़ा तो हमारे पास एक है, ठीक है बच्चा, और बीटा हमारे पास ये है कि भाई बी माइनस सी अपॉन
a माइनस बी। अगर मैं इनकी आर पार मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, और b को वहाँ ले जाओ, c को यहाँ ले जाते हैं तो हमारे पास प्यारे बच्चे क्या मिल जाएगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और ये क्या होती है, विच इज़ द कंडीशन फॉर AP, यानी कि दिस इम्प्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि A B C दे आर इन AP, वे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। ठीक है, बस यही था हमारे पास सॉल्यूशन। तो ये इतना सा, ये दो तीन लाइन का, ज़्यादा लंबा थोड़ा ये था ही नहीं बिल्कुल भी। ऊपर तो मैंने बताया कि अभी हमारे पास ये जो है क्या ट्रिक होती है, ठीक है, ऊपर तो केवल बताया ये ट्रिक के बारे में कि ट्रिक क्या होती है। सॉल्यूशन तो बस यही है, आप देखते हैं क्वेश्चन को आँखों आँखों के, हम ये तो जीरो का सम हो जाएगा, देन एक रूट अल्फा है और हमारा ये हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर दो, तुरंत आंसर आता है विदिन 30 सेकेंड, अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है तो। उसके बाद फिर देख बच्चा, अगले सवाल पे आता हूँ मैं। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 127। अब यहाँ भी देखा जाए कि इफ़ द फंक्शन दे रखा है कि कोई फंक्शन है जो कि रियल टू रियल में गया हुआ है, इज डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो देन द फंक्शन इज कैसा है, 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मतलब एक फंक्शन दे रखा है और ये बताना कि अभी वो 1 1 है या ऑन टू है, मतलब या फिर दोनों हैं। तो भाई देखो, ये तो है इसका बुकिस मेथड जो आपने +2 में पढ़ा भी होगा। फंक्शन को 1 1 करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चलते हैं, और वहाँ से अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। ये देखो इस सवाल का बुकिस मेथड है। फिर उसके बाद जो है भाई यहाँ पे इसने ये चेक कर रखा है इसका ये ऑन टू वाला सिस्टम, कि देखो फिर ये इनटू में इसने ये ऑन टू चेक किया हुआ है। लेकिन ये ऐसा नहीं करना हमने, इतना छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में अपना हमें कीमती समय बचाना होता है, एक सेकंड कीमती होती है प्यारे बच्चे। अब ये देखो भाई, इसके लिए देखो क्या तरीका होता है, ऐसे नहीं चलना होता। अगर मुझे इस क्वेश्चन को केवल केवल टिक मार्क करना है, सोल्व ना करना हो, तो देखो साफ दिख रहा है ये हमारे पास, देखो दिस इज द क्वाड्रेटिक, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहाँ पे है नहीं तो उसको हम 0 मान लेंगे। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें क्या है बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो पॉजिटिव है। तो देखो अगर हमारे पास है इस टाइप का, अगर मैं ले लेता हूँ कोई कोऑर्डिनेट फ्रेम, और क्वाड्रेटिक तो भी ऐसे बनेंगे हमारे पास, उसका ग्राफ ऐसा होता है इस टाइप का क्वाड्रेटिक का हंसता हुआ। अगर ये हो जाएगा नेगेटिव तो बन जाएगा ऐसे रोता हुआ नीचे की तरफ। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये भाई इसका तरीका क्या होता है 1 1 का, 1 1 का तरीका ये होता है, अगर उसका तरीका है HPL का, कि मैं x एक्सिस के पैरेलल एनी लाइन खींचता हूँ कोई भी, ये खींच दिया मैंने एनी लाइन कोई भी, और ये लाइन देखो अगर काटते केवल एक जगह तो क्या होगा 1 1। अब देखो भाई ये काट गई 2 जगह इस ग्राफ को, अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा बार काटे, ज़्यादा बार बोले तो नॉट 1 1, यानी केवल एक बार काटे तो बस 1 1। तो इसका मीनिंग क्या होगा प्यारे बच्चे, ये देखो भाई इसने हमने देखो एनी पैरेलल लाइन, अगर मैं यहाँ ड्रा करूँगा देखो भी 2 बार काटेगी, यहाँ 2 बार काटेगी, मतलब ग्राफ पे कहीं पर भी देखना है हर जगह काटने चाहिए, केवल एक बार, तब होगा वो 1 1। ठीक है, तो देखो भाई 1 1 तो है नहीं, है ना, तो ये तो है नहीं। अब हम क्या चेक करते हैं इसमें कि ये ऑन टू है या नहीं। अब ऑन टू के लिए क्या बता रखा है मैंने, ऑन टू का तरीका मैंने ये बता रखा है बच्चा। अब चलो ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो भाई ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है कि देखो ये तो होती है डोमेन और ये होती है कोडोमेन इक्वल आने चाहिए रेंज के। अब देखो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वाई एक्सिस, ये पूरी नीचे यहाँ से यहाँ तक की, नीचे से ऊपर तक की -2 + इन्फिनिटी, दिस इज़ द रेंज। अब यहाँ देखो भाई, अगर ये हमारे पास ग्राफ है इसका, हमें निकालनी वाई की वैल्यूज। अब देखो मैंने क्या बताया था, हम टॉर्च लेते हैं और उस टॉर्च को इस साइड लेके आते हैं। ये तरीका ऑन टू के लिए है, बगैर सोल्व करे तरीका है ये। अब देखो उसकी जो छाया पड़ेगी, वो जो छाया पड़ेगी वो देखो, इसकी जो छाया पड़ेगी केवल बस यहीं तक, केवल यही पॉइंट कवर हो पाएंगे, आगे आप इन्फिनिटी तक। मतलब जो ये पॉइंट कवर होंगे ना वाई के, बस यही पॉइंट कवर होंगे। अगर मैं यहाँ से टॉर्च मारता हूँ बैटरी से, जैसे यहाँ पे मैंने ये बैटरी रख दी और उसकी जो छाया पड़ेगी उस ग्राफ की इस तरफ पड़ेगी, तो अब ये पूरा तो हमारे पास क्या आती है इसकी कोडोमेन, वो क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की। लेकिन रेंज क्या आई, रेंज तो बस केवल ये वाली आई है। तो आप खुद ही बताओ कि क्या ये इतना पोर्शन इस पूरे के बराबर है, नहीं है बराबर, तो इट मीन नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि दिस इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। ये हो गया इसका सीधा फार्मूला। बगैर ग्राफ के भी आप इसको कर सकते थे,
माइंड में अगर रखे क्वाड्रेटिक है, एक दो बार काटेगी तो नोट 1 1, और जो छाया तो भाई उस पर वो पड़ेगी नहीं पूरे पे, तो नोट 1 2। बस बताओ क्यों इतना लंबा चौड़ा इसको सोल्व करोगे। फिर भी अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर और क्लियर आपको समझना है तो देखो थोड़ा सा इसको मैं और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। देखो लो, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ इसी चीज़ को। भाई देखो फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन जो कि R2 R में गया हुआ है और डिफाइन कैसे कर रखा है, सच दैट फंक्शन इज सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये डिफाइन कर रखा है। अब भाई देखो ये जो होता है सेट हमारे पास इस ये रियल्स का, ये तो होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। ठीक, अब इसका जो ग्राफ है वो देखो कि इसकी रेंज कहाँ से पड़ेगी। क्वाड्रेटिक की जो रेंज होती है, क्वाड्रेटिक की जो रेंज होती है, अगर ये पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला होता है रेंज का वो ये होता है कि -d/4a और इन्फिनिटी यहाँ तक का ये फार्मूला होता है अगर ये पॉजिटिव हो तो। अगर ये नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, हमारा यही जो रेंज है वो उल्टी हो जाएगी, बहुत साइन हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से, ये फिर यहाँ आ जाएगा, ये साइन हमारे यहाँ आ जाएगा -इन्फिनिटी और ये यहाँ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये क्या, दिस इज द पॉजिटिव। तो अब उसकी रेंज का ये तरीका हो जाएगा। अब देखो कि रेंज क्या निकलेगी इसकी, रेंज फार्मूला क्या होता है डी का, वो होता है कि b² - 4ac और दिस इज अपॉन 4a। तो बनाओ भाई, नाउ माइनस b का स्क्वायर, देखो यहाँ तो ये तो एक a और ये b, c यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो a b और c, यहाँ पे a हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक में 1 है, b यहाँ 1 है, c यहाँ पे 0 है। तो देखो b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 4ac, c यहाँ 0 है तो ये तो 0 आ जाएगा, अपॉन 4a हमारे पास 1 है, तो ये आ गई भाई। तो देखो क्या बन गया, ये आ गया मेरे पास -1/4 और इन्फिनिटी, ये आ गई। तो ये बन गई है हमारे पास रेंज। अब कोडोमेन हमारे पास देखो क्या है, कोडोमेन तो R है, ये इसके बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हेंस जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं आई, रेंज के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो नॉट ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक, अब देखो कि हमने ये ऐसा आपको सिखाने के लिए बताया था, बनाते हैं अब इसको। अगर ये बराबर y के हो तो देखो अगर x 0 करूँगा तो y मेरे पास क्या आएगा, फंक्शन वो भी 0 आएगा, यानी कि x पे फंक्शन क्या आता है 0। इट मीन पास कहाँ से होगा, ये ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास होती हुई बना लो कोई भी क्वाड्रेटिक, और रेंज क्या है -1/4 से स्टार्ट हुआ है, जैसे ऊपर ये 1, नीचे -1 -2, तो -1/4 यानी कि उसका जो लोअर पॉइंट आएगा ना यहाँ से ही बनेगा। ये तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे चला जाएगा और इस तरफ ये जो पॉइंट है हमारा -1/4 से ये जो आया है अप टू इन्फिनिटी, आगे तक अप टू इन्फिनिटी। तो ये देखो जितने भी ये पॉइंट हैं ये सारे ये रेंज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब देखो ये वही चीज़ है, यानी कि टॉर्च मारने वाली। अगर देखो यहाँ से मैं टॉर्च मारता हूँ, बैटरी लगाता हूँ, या फिर यहाँ से ले लो बैटरी इस साइड से, देखो यहाँ से हमने जैसे टॉर्च जलाई, उस टॉर्च का ये प्रकाश आया, ठीक है। तो उसके देखो जो शेडो पड़ी है, इसकी जो शेडो पड़ी है, ये जो पॉइंट आएंगे ये वाले पॉइंट सारे। अब इस साइड लो टॉर्च को, क्योंकि हमने देखना कि पॉइंट कहाँ पड़ेंगे। अब देखो इनकी जो शेडो आएगी ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, मतलब हम देखना कि वाई कहाँ से कहाँ कवर हो रहा है। तो देखो वाई कहाँ से कहाँ, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, क्या वो R के बराबर है रियल के, क्योंकि रियल क्या है -2 + इन्फिनिटी, ये हमको दे रखा था, R to R में है वो।
तो अब यहाँ पे क्या है कि जो को डोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स प्यारा बच्चा क्या होगा, ये हमारे पास ऑन टू हो जाएगा। और HPL टेस्ट से क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। देखो एनी पैरेलल लाइन, ये ले लिया हमने, एनी पैरेलल लाइन ये पैरेलल टू x एक्सिस, 2 बार काटी, 2 बार काट रही है, या फिर यहाँ से ले लो, देखो 2 बार काट रही ग्राफ को, या फिर यहाँ से ले लो, क्या ग्राफ को 2 बार काट रही है, तो इट मीन क्या होगा, 2 बार काटने पे क्या आएगा, नॉट 1 1, क्योंकि 2 बार काटी है, नॉट 1 1 बाई HPL टेस्ट, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट। ठीक, तो ये था भाई, ये आपको दिखाने के लिए था। अदरवाइज अगर ये ऐसे आप ना भी लिखो, वहाँ पे एग्जाम में इतना टाइम होता ही नहीं कि आप क्वेश्चन कैसे करके देखो, जस्ट साफ दिख रहा था कि दिस इज द क्वाड्रेटिक, बनाओ क्वाड्रेटिक बना लो इस टाइप की, क्योंकि ऐसा बनेगा। और ऑब्वियसली क्या हो गया, क्वाड्रेटिक है भाई, इसके बराबर तो आएगी नहीं ऊपर से नीचे तक तो। और पैरेलल लाइन से हमारी क्या हो जाएगी, वो नॉट 1 1। तो ये जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं चीज़ों को एडविन अंदाज में, तो प्यारे बच्चे आपका कीमती समय अवश्य बचता है और मैथ पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आता है। अब ये क्वेश्चन ले लो भाई, देखो इसमें क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इफ़ f ऑफ x, यहाँ पे है डिटर्मिनेंट, क्या है बच्चा ये, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, वैसे तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि भाई डिटरमिनेंट दे रखी है, उसको सोल्व करना है, तो डिटरमिनेंट को हम पहले सोल्व करेंगे, हैं, तो कुछ तो बच्चे ये पता हो जाए कि भाई ये सोल्व कैसे होगी, ये लें, ये दिस इंटू दिस, ये दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मतलब कोस गुणा में ही कुछ पता हो जाते हैं, तो कुछ न कुछ मिस्टेक कर देते हैं हल्की सी प्लस माइनस वाली। और फिर जो है लास्ट में ये हमारा फंक्शन आ गया एक्स का। अब जो एक्स की वैल्यू है उसने कहा था कि हमें ये निकालना है, तो फिर ये हमने फिर हमको वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो देखो भाई, तब जाके जो है इस सवाल का ये ऐसे आंसर आया हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एडविन ट्रिक के सहारे अपना कीमती समय बचाना होता है बच्चे। तो एक बार देखो कि क्या एडविन ट्रिक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखो बच्चा, एक चीज़ होती है दैट इज सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट, सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट ऐसी है कि सर्कल घूमेगा एलिमेंट्स का, जैसे कि A, B और C। एक बार A, फिर A से B, फिर B से C और C से फिर वापस A, हर एक रो में ऐसे घूमेंगे। तो अब देखो कि क्या होती है, ये इस टाइप की होती है भाई कि A, B, C, ये आ गया। देखो A, B, C ऐसे शुरू होया, अब उसको आंसर कर देगा B से, B के बाद फिर C, C के बाद फिर A। ठीक है, अब देखो A, B, यहाँ पे C आ जाएगा, C के बाद क्या आएगा, A आएगा, A के बाद क्या आएगा, B आएगा। मतलब ऐसे सर्कल में घूमते रहती है, A, B, C ऐसे यहाँ जाएगा। देखो C, A, B, देखो C के बाद A के बाद B, हर जगह ऐसे मिलेगा। B, C, देखो B के बाद क्या है C, C के बाद क्या है A है, A, B, C, A, B, C, मतलब एक सर्कल ही घूम रहा है हर जगह। तो ये क्या होती है, दिस इज द सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होता है, बड़ा आसान होता है बच्चे, बड़ा आसान, ये आपने पहले पढ़ भी रखा है। देखो क्या होता है भाई, 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, तो तीनों का क्यूब कर दें, क्योंकि देखो 3 बार है, 3 है ना, तो 3 बार कर दो क्यूब, यानी कि A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस 3AB। अरे भाई रे, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है यार, है ये तो फार्मूला पढ़ रखा नौवीं क्लास में, वही चीज़ है। अरे नहीं बच्चा, थोड़ा सा सब्र रख, इसमें क्या करना है, आगे माइनस साइन लगाना है, बस ये मत भूलना, बस ये है भाई एडविन ट्रिक। अब देखो जिसके सहारे हम अपना कीमती समय बचा सकते हैं। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, अब करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। ठीक, अगर आपको पता था कि भाई ऐसा होता है, तो सीधा आप अपना स्टेप पे आओ कि देखो A का क्यूब, देखो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारा बन जाएगा, देखो A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब, इसका हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, नाउ माइनस 3ABC, वही माइनस A इंटू B इंटू C, तो गुणा कितना हो जाएगा, गुणा हो गया हमारे पास, ये इसका क्यूब आ जाएगा। और क्या करना है बच्चा, माइनस साइन पे लगाना होता है आगे, ये बन गया हमारा। यहाँ देखो, ये देखो ना कि भाई 1x x स्क्वायर, 1x x स्क्वायर, x x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1x, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ घूम रहा है सर्कल 1x x स्क्वायर का, हर जगह ये चल रहा है इसमें। यहाँ पे क्या है 1x और x का स्क्वायर, एक के बाद 1 मिलेगा, 1 के बाद x मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, देखो पूरे में वो घूम रहा है। x के बाद क्या है 1,
इसके बाद क्या है एक्स, एक्स के बाद देखो हर जगह वही मिलेगा, ऐसे ही सर्कल यहाँ पे, दिस इज द सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट। तो बस भाई अब वो चाहता था कि हमें ये निकालनी है वैल्यू, तो ये वैल्यू निकाल दो, ये आ जाएगा कि एफ ऑफ, ये है क्या, ये है क्यूब रूट, बस। तो ये तो माइनस है आगे, एक का तो हमारे पास क्यूब 1 ही आएगा, प्लस एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने 3, उसकी पावर 1/3, और यहाँ पे 3 है ही, फिर एक्स की जगह क्या है 3 की पावर 1/3, और यहाँ पे ये 6 माइनस 3, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1/3 और ये 3। इसको सोल्व कर लो भाई, देखो क्या आएगा, ये तो कट गया, 3 दूनी 6, ये कट गया, देखो क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या बच गया ओनली ये 3 बचेगा, 3 की पावर 2 कितना बचा 9 बचा, और यहाँ पे केवल 3 बचा, तो 3 तिया -9, 9 से ये 9 भी कट गया, और देखो 3 और 1 4, -4, ये लो इस सवाल का आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चे चीज़ों को सीखो एडविन अंदाज में, जिस भी बच्चे को अपनी तैयारी करनी है एडविन अंदाज में, वो दी गई वीडियो में, जो ये आप तो देख रहे हैं वीडियो, इस वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखे बच्चा अगला सवाल भाई, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 129 है, अरे 9 में क्या है बच्चे, 9 में तो ये कहता है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, रिलेशन दे रखे एक सेट ए में, और आई ए डिनोट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़। भी कोई भी रिलेशन कहता कि एंटी सिमेट्रिक कब होगी, एंटी सिमेट्रिक उल्टा, एंटी एंटी क्या होता है देखो उल्टा, एंटी क्या होता है उल्टा। तो यहाँ पे क्या, जब देखो दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट है ये, कि जब आर जो वो है हमारे पास रिलेशन, अगर आर बराबर आर इनवर्स के हो तो हमारे पास क्या होती है आर इज एंटी सिमेट्रिक। तो इस केस में क्या होती है आर इज एंटी सिमेट्रिक। कुछ तो रिजल्ट आए हुए हैं आपके पेपर में डायरेक्ट, तो वहाँ अपना कीमती समय आपका अवश्य बचेगा। भाई जिस बच्चों को ये पता है इस टाइप के रिजल्ट है, वो उनको करके अपना आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर देखो 130 पे आता हूँ मैं, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 130 में ये कहता है इफ़ x इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कोई जीपी है, कोई जीपी है, उसमें कहता है कि x तो है पहली टर्म, ठीक है, एंड सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म, बाकी पता नहीं कि टर्म क्या है हमको, लेकिन ये बहुत सारी टर्म हैं, अप टू इन्फिनिटी हैं, और इनका जो सम है सबका, इन सभी टर्मों का जो सम है वो 1/3 है। देखो भी गिवन क्या है हमको ये गिवन है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वो 1/3 है। अब प्यारा बच्चा, अब ये देख भाई फार्मूला क्या होता है उस सम का, इनफाइनाइट का फार्मूला तो ये होता है ना सम ऑफ इन्फिनिटी, कि एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 - आर, और वेयर ये जो आर होता है हमारे पास लेस देन 1, ये फार्मूला होता है। अब जो ये सम दे रखा है ना, ये कहता है जो सम है टर्म का, ये सम हमारे पास 1/3 है। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, ये x है, 1 - आर, ये लो भाई आर, अब यहाँ से हो जाएगा हमारा एडजस्ट। अब देखो इनको अगर मैं आर पर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 - आर, और यहाँ हो जाएगा ये 3x। अब देखो इसको यहाँ ले आता हूँ मैं कि 1 - 3x और इक्वल टू आर, हमने निकाल लिया आर की वैल्यू। अब देखो भाई यहाँ से अब उसको यहाँ पुट कर दो कि आर हमारे पास क्या होता है, हमने किसकी हेल्प ली है, दिस इज़ द जस्ट बेसिक, ये हमारे पास बेसिक सी बातें थी कि भाई सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, बस इसकी हेल्प से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आर को यहाँ हमने पुट कर दिया, तो देखो भाई क्या है ये आर हमारे पास क्या है 1 - 3x, ये लेस देन 1 है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है इनइक्वालिटी से, कि अगर ये लेस देन 1 होता है तो दिस इम्प्लाई कि ये जो करेगा वेरीज -1 से लेके 1 तक वेरीज करेगा। अब इस 1 को अगर मैं यहाँ लाता हूँ, देखो
ये कॉन्स्टेंट टर्म हमें निकालना कि भाई देन x लाइज इन द इंटरवल, x को निकालना है। तो इस 1 को एक बार तो यहाँ ले जाओ, एक बार उठा के वहाँ ले जाओ। तो ये जैसे अगर 1 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, -2, यहाँ खाली क्या रह जाएगा -3x, और अगर यहाँ जाएगा तो घटेगा 1 - 1, यहाँ 0 बचेगा। अब क्या करते हैं, पूरे में -3 से भाग कर देता हूँ। पूरे में अगर मैं भाग करूँगा डिवाइडिंग बाई -3 तो क्या हो जाएगा ये, नाउ डिवाइड बाई -3। अब यहाँ देखो ध्यान से, इनइक्वालिटी का एक रूल होता है कि जब भी हम भाग करें नेगेटिव साइन से, नेगेटिव से, तो ये चिन्ह जो हैं उसके पलट जाते हैं। और ये तो प्लस का तो हो ही जाएगा, भाग हो क्या हो जाएगा 2/3 x, और ये 0, चिन्ह पलट जाएंगे जब भी हम नेगेटिव से डिवाइड करेंगे। तो इट्स का मीनिंग क्या होगा भाई, भाई ये देखो ये आ गया इसका, बस ख़त्म, आ गया आंसर। बहुत सिंपल था बिल्कुल। उसके बाद फिर देखिए अगला, ये सवाल भी बड़ा सिंपल है। देखो इसमें क्या कहता है, ये चीज़ दे रखी है उसने कि भाई ये देखो, ये तो क्या सिग्मा है, ये क्या है मेरे पास सिग्मा, यानी कि समेशन 0 से लेके अप टू, ये इसके मान पुट करते जाओ अप टू इन्फिनिटी तक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं। तो देखो पहले यहाँ पे मैंने 0 पुट किया n की। अब देखो r की 0 क्या होती है, r की पावर 0 वो तो 1 होता है। फिर यहाँ पे मैंने इनको 1 पुट किया, फिर यहाँ पे 2 पुट किया, फिर यहाँ पे 3 पुट किया, एंड सो ऑन चलता गया अप टू इन्फिनिटी। ये आ गया भाई हमारे पास। अब देखो ये जो चीज़ क्या है, ये बराबर दे रखी है उसने x के, ये तो बराबर s के है। अच्छा, अब ये है, देखो हमने अभी पढ़ा है ऊपर के सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है भाई, सम a/1 - r। a हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, और 1 - r की वैल्यू क्या है, देखो r क्या होता है कॉमन रेशियो, वो तो क्या हर बार r ही आ रहा है कॉमन रेशियो, क्योंकि r से मल्टीप्लाई r से r से r से, या फिर दिस अपॉन दिस करो, दिस अपॉन दिस करो, हमें r ही मिलेगा उसका कॉमन रेशियो। ये बराबर किसके है भाई, s के बराबर है। ठीक, अच्छा अब देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था ऐसे ही यहाँ है। अब यहाँ क्या निकालना है कि इसका सम क्या होगा। तो भाई इसके सम में हमें r की वैल्यू चाहिएगी, तो r निकाल लो यहाँ से, r क्या आएगा। तो r निकालने के लिए हमने r पर गुणा कर दिया, 1 = 2, अगर मैं गुणा करता हूँ r पर तो s - sr, हमने r निकालना था तो 1 - s, ये यहाँ आ जाएगा, और फिर डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, -s से डिवाइड हो जाएगा, ये r निकल गया। तो माइनस से भाग करूँगा तो क्या हो जाएगा s - 1, और ये s = r, ये आ गई मेरे पास r की वैल्यू। ये तो यहाँ से आ गया। अब देखो इसमें जो चाहता है वो उसको पकड़ लो। नाउ n को पहले 0 करो तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि जिसकी पावर 0 वो तो 1 होता है। अब यहाँ पे 1 पुट करो n की जगह, क्योंकि सिग्मा है ना ये, n = 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जोड़ने हैं, तो जोड़ते जाओ। अब यहाँ पे 1 पुट करो तो r की पावर 2 मिलेगी। फिर यहाँ पे 3 पुट करो तो 3 दूनी ये, पहले अब 2 पुट करो तो 2 पे हमको 4 मिलेगा, 3 पे हमको 6 मिलेगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये भी हमारे पास क्या है, ये अभी हमारे पास क्या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म है, और क्या है ये जीपी सीरीज है। तो अभी देखो उसका भी सम क्या होता है, ज़्यादा पीछे से इनफाइनाइट टर्म होता है a/1 - r। r इज़ द कॉमन रेशियो, a इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है, और 1 तो 1 है ही यहाँ पे। r क्या होता है कॉमन रेशियो, यानी कि इसके अपोन ये करो, इसके अपोन ये करो, इसके अपोन, तो हमको r2 ही मिलेगा कॉमन रेशियो, दैट इज़ r2 हमारा क्या यहाँ पे कॉमन सबका रेशियो है। ये आ गया, सम निकल गया हमारे पास। अब देखो अभी ऑप्शन सारे किस में हैं, ये सब के सब ऑप्शन वो सारे ऑप्शन किस में हैं, वो हैं एस की टर्म में। तो बस इस r को एस की टर्म में लिख दो, आ जाएगा हमारे पास उत्तर इसका। इस r को लिखेंगे हम s की टर्म में तो उत्तर आ जाएगा। अच्छा तो देख भाई r हमारे पास s - 1 ओवर s, इसका पूरे का स्क्वायर है भाई। अब इसको हल कर लो, हल करूँगा तो हमारे पास देखो s लघुत्तम लूँगा तो ये s² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा s² + 1 माइनस 2s, इसका होल द होल स्क्वायर। नीचे क्या था मेरे पास s का स्क्वायर, उसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ठीक, तो देखो भाई क्या होगा, ऊपर तो क्या बचेगा s², इसे कट जाएगा s² से, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा 2s - 1। कहाँ मिला भाई s² 2s - 1, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था ये भी भाई, जो दिया है बस वो हम लेके चलते हैं, और बेसिक सी बातें हैं केवल, उन्हीं के सहारे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। उसके बाद फिर देखो भाई अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 132। इसमें क्या है, कहता है कि इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है कि ये कन्वर्जेंट होगी। अरे भाई बताओ, डायरेक्ट रिजल्ट है ये भी, तो क्या होगा बाय यूजिंग पी टेस्ट, बाय यूजिंग पी टेस्ट।
तो पी टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो भी होगा कि दिस इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी बाई पी टेस्ट से, यहाँ जो पी की वैल्यू होती है, यहाँ जो पी की वैल्यू होती है बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट कब होगी, इफ़ ये जो पी है अगर ग्रेटर देन 1 हो एंड डाइवर्जेंट इसका उल्टा हो जाएगा, लेस देन 1 हो, तो डाइवर्जेंट के लिए हो जाएगी ना। फिलहाल तो हमारा ये क्वेश्चन था कि वो कन्वर्जेंट कब होगी, कन्वर्जेंट के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है। ठीक, ठीक है भाई, तो ये तो हो गया इसका कन्वर्जेंस का। हाँ, ऑप्शन क्या है, 0 लेस देन 1 इक्वल टू 1, हाँ इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट ही होता है। तो ये कन्वर्जेंट कब होता है, जब केवल ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये तो जस्ट रिजल्ट है, ये तो आपको आने चाहिए थे। उसके बाद फिर देखिए भाई अगला जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 133 पे आता हूँ मैं। इसमें कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, तो इनमें से सीरीज हमारी कौन सी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये जो सीक्वेंस है भाई देखो, कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसकी लिमिट फाइनाइट हो। अब यहाँ देखो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है लिमिट, देखो अगर मैं n को पुट करता हूँ, व्हेन आई टेक n, अगर मैं 0 लेता हूँ, n 0 लेने पे क्या मिलेगा मेरे को, 1 - 1 0, नहीं 0 पे क्या मिलेगा, जिसकी पावर 0 वो तो 1 होता है, तो 1 और 1 2 मिलेगा। n यहाँ पे अब मैंने 1 पुट किया तो 1 पे क्या है मेरे पास, 1 पे 0 आ जाएगा, 2 पे फिर प्लस का हो जाएगा 1 + 1, फिर 2 आ जाएगा, 3 पे फिर 0 आ जाएगा। मतलब और एक बात यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जो सीरीज उसको आप शुरू कहाँ से करते हैं। अगर 1 से करते हैं तो इसमें क्या आएगा, स्टार्टिंग में 1 अगर लूँगा मैं तो फिर तो स्टार्टिंग में पावर अगर 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, n = 1 पे, फिर 2 पे हमारे पास है, 3 पे ये, मतलब हर बार हमें क्या मिलेगा, यही मिलता जाएगा 0 2 0 2 0 2 जहाँ तक आगे जाएंगे। तो सीरीज़ क्या है, ये देखो ओसिलेट हो रही है, दिस इज़ द ओसिलेटरी, मतलब n अगर मैं E1 लेता हूँ तो हमें 2 मिलेगा, 2 और 0, 2 कब आ रहा है अगर n मेरे पास क्या है, E1 है, और 0 कब आ रहा है अगर n मेरे पास ओड है। तो सीरीज ये हो रही है, दिस इज ओसिलेटरी सीरीज, क्या हो रही है, ये 0 और 2 में ही ओसिलेट हो रही है, तो दिस इज ओसिलेटरी सीरीज, ओसिलेटरी सीक्वेंस है ये। सीरीज तो कब बनी है, जब यहाँ पे हमारा क्या हो, प्लस का साइन हो, सीक्वेंस, ओसिलेटरी सीक्वेंस, यही हो जाएगा। आगे देखो ये क्यों, वैसे भी व्हेन टेकिंग लिमिट ये हमें क्या देंगे इसकी, फाइनाइट वैल्यू, दिस इज़ नॉट फाइनाइट, एक बार 0 एक बार 2, ठीक है, तो यही हो जाएगी इसकी नॉट कन्वर्जेंट। फिर देखिए भाई जो इसका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 134 पे आता हूँ मैं। देखो इसमें क्या है 134 पे, यहाँ पे है कि इफ़ 1 - x + x² और होल की पावर n है, ये है भाई। तो देन अब हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, A0 A2 A4 इस टाइप से ये है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे है ना, ये है हमारे पास सारी की सारी टर्म कैसी हैं, इवन टर्म है, मतलब ओड टर्म हमने हटानी है, ओड को हटाना है। तो देखो कि क्या तरीका है ओड टर्म को हटाने का। मैं क्या करता हूँ इसमें, एक बार तो मैं जैसे यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन के अंदर x को हमने 1 पुट कर लिया, तो देखो हमें क्या मिलेगा, x की जगह 1 करने पे 1 - 1 0, यहाँ पे खाली 1 किया, x की जगह 1, ये तो कट जाएगा, तो खाली 1, तो हमको यहाँ पे 1 मिल गया। और अब ये यहाँ आ जाएगा A0 A1, x की जगह 1 कर रहा हूँ मैं केवल, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी A2n, x की जगह 1, तो ये आ जाएगा A2n। नाउ अब क्या कर लेता हूँ, अब मैं पुट कर देता हूँ इसका उल्टा, x को -1 पुट कर देता हूँ। तो देखो x की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -1, उसका स्क्वायर वो फिर से प्लस, तो ये 3 देगा हमको, 1 1 1, तो 3 हो जाएंगे ना, तो 3 की पावर n, x की जगह हमने पुट किया -1, तो 3 की पावर n। तो यहाँ पे A0 x की जगह -1, तो ये हो जाएगा माइनस का A1, x की जगह -1, तो उसका स्क्वायर वो तो प्लस का हो जाएगा, तो हमको A2 मिला। इस टाइप से एंड सो ऑन। यहाँ पे करूँगा तो पावर कैसी है, E1 है, ये भी हमको प्लस का ही मिलेगा। ठीक, अब देखो भाई ये थे मेरे पास, अगर मैं इनको
जोड़ दूंगा तो मेरे पास केवल इवन टर्म मिलेंगी, अगर मैं इनको घटा दूंगा तो हमको ओड टर्म मिल जाएंगी घटने के बाद। तो ना जो हमको रिक्वायरमेंट है किसकी, इवन टर्म की, इन्हें क्या कर देता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ। नाउ एडिंग, तो प्यारा बच्चा ये आ जाएगा मेरे पास 3n+1। ऐड करने पे देखो क्या होगा, ये टर्म देखो कटी गई मेरे पास, जो भी होगा टर्म होंगी यहाँ वाली, केवल ये टर्म बचेंगी मेरे पास कि भाई 2a0, उसको मैंने कॉमन ले लिया, ये 2a0 और 2a2 दो बार कॉमन ले लिया ना, एंड सो ऑन, ये आ जाएगा a2n, दो हमने बार कॉमन ले, दो को भी यानी मैंने नीचे उतार दिया, दो को यहाँ नीचे उतार दिया, तो 3n+1/2 जो है ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, वो जो चाहता था, बस खत्म, कुछ भी नहीं था इसके अंदर भी। उसके बाद फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं। देखो इसमें क्या है 135 में, इसमें ये है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नोट। यहाँ देखो एबिलियन ग्रुप के बारे में कह रहा है कि वो साइक्लिक होगा, एबिलियन होगा या नॉर्मल होगा, कैसा होगा। तो देखो भाई इसमें हमने काफ़ी टाइम पहले एक ट्रिक बताई थी जो कि यूट्यूब पे शायद अभी भी अवेलेबल है, आप उसको वहाँ पे देख लेना ज़्यादा डिटेल में। तो देखो वो क्या ट्रिक थी, कि वो ट्रिक ये थी कि पुरानी पी से ये पुरानी साइकिल अभी लो, पुरानी सी से साइकिल अभी लो ये, और नई साइकिल दो, पुरानी साइकिल अभी लो, ऐसे साइकिल घूमगी, ये ऐसे साइकिल घूम के आई है, और नई साइकिल दो। ये ट्रिक थी, ग्रुप थ्योरी आप सर्च करना यूट्यूब आपको मिल जाएगी वो ट्रिक अच्छे से। तो भैया देखो पी का मीनिंग तो होता है प्राइम ग्रुप, और ये साइक्लिक ग्रुप, एंड दिस इज़ द एबिलियन ग्रुप। अब देखो ये होते हैं इसके सब ग्रुप, इसका जो सब ग्रुप होगा यानी कि जो एबिलियन ग्रुप है इसका सब ग्रुप कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और जो ये क्या साइक्लिक ग्रुप का क्या होगा, सब ग्रुप, इसका सब ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक ही होगा। और जो प्राइम जो बनता है ग्रुप, उसका जो सब ग्रुप होंगे वो केवल 2 बनेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे कहता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप। अब यहाँ देखो एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप का ये देखो कोई भी अगर प्राइम ग्रुप है तो साइक्लिक भी होता है, और अगर साइक्लिक है तो वो एबिलियन भी होता है। ये है बात करते हैं किसकी, सब ग्रुप की। एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। हाँ भाई नॉर्मल होता है। और देखो अगर नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ देखो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ नॉर्मल, जैसे अगर ये कोई ग्रुप है, इस ग्रुप में ये कोई सब ग्रुप है उसका, ये ग्रुप जी, ये सब ग्रुप है इसका, एनी एलिमेंट इसका कोई भी, ये एलिमेंट ए है, तो देखो व्हाट इज नॉर्मल सब ग्रुप। एक बार तो हमने इस ए को बिठाया लेफ़्ट में, यानी कि एच के लेफ़्ट में, तो क्या बन जाएगा, ये लेफ़्ट कोसेट। और एक बार हमने इसको बिठाया राइट में, तो क्या हो जाएगा, ये राइट कोसेट। और बोथ आर इक्वल, तो क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। अब यहाँ देखो अगर लेफ्ट ये और राइट अगर बोथ आर इक्वल हैं तो इट मीन भाई फिर तो एबिलियन तो है ही वो, फिर तो कैसा है, वो एबिलियन भी है। ठीक है, अब है बात कि साइक्लिक नहीं होता, नॉट साइक्लिक, मतलब इसका क्या है, एबिलियन का जो सब ग्रुप होगा नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, और एबिलियन तो होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिस इज द कम्यूटेटिविटी, तो क्या होगा, वो एबिलियन तो होगा ही होगा। लेकिन उल्टा नहीं चलता, वापस जो नहीं चलता, साइक्लिक नहीं बनाता, क्योंकि एवरी प्राइम तो साइक्लिक होता है और एवरी साइक्लिक एबिलियन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एबिलियन का भी जो सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक हो। तो ये हो जाएगा। तो कोशिश करिए थोड़ा सा बताने की, यूट्यूब पे वो आधे घंटे की है वो वीडियो, उसको देख लेना, थोड़ा सा और अच्छे से आपको हो जाएगा क्लियर कि व्हाट इज़ दिस, के पुरानी साइकिल अभी लो, नई साइकिल दो। बड़ी काम की ट्रिक है, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन में सोल्व किए हुए हैं, उनके बता के देख लेना, मज़ा आ जाएगा बच्चे आपको। उसके बाद फिर देखो भाई फिर इसमें है ये इफ़। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं। यहाँ देखो भाई ए क्रॉस बी उसका स्क्वायर प्लस ए डॉट बी उसका होल स्क्वायर, ये है इक्वल टू 144। अच्छा, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की निकालनी है। ओ भाई बड़ा आसान सवाल। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज होगा रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे यूज क्या होगा, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, बस उसका यूज करना है हमने, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो भाई ध्यान से कि वो क्या रिलेशन है। ये रिलेशन है क्रॉस में और डॉट में,
देखो डॉट में और क्रॉस में, क्रॉस तो ये हो जाएगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर उसका होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उसका होल स्क्वायर। देखो दो वेक्टर की बात कर रहा है तो बस यहाँ दोनों को ले लो, मोड ऑफ ए उसका स्क्वायर मोड ऑफ बी उसका स्क्वायर। जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं उनको क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ भी साइन हमारा प्लस कर देते हैं। नो नहीं, ये किसका जिक्र है, दो वेक्टर का जिक्र है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एंड दीज आर द टू वेक्टर। ये क्या है, वो दो वेक्टर जिसका यहाँ पे जिक्र है, इन्हीं दो का जिक्र है यहाँ पे। तो इन दो को कुछ नहीं करना, ना इनको जमा करना ना घटा करना, दे आर मल्टीप्लाइड। अब देखो भाई कहता है कि इसकी जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है पूरी ये दे रखी है उसने, दिस इज 144। अच्छा अब मोड ऑफ ए देखा है उसने 4, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 का हो जाएगा हमारे पास 16। निकालना क्या है हमने, ये बी निकालना हमने, ये बी था, तो ये आ जाएगा 16 निम्मा 144। अब यार आप ही बताओ हमारे पास ये क्या है, बी स्क्वायर 9 है, तो बी कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। बस ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ख़त्म, ये भी गया काम से। उसके बाद फिर देखो अगला सवाल, अगले सवाल पे आते हैं भाई। ये है क्वेश्चन नंबर 137। एक फंक्शन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2 वाई जेड के, तो देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल एफ क्या होगा। इसको तो निकालना ही नहीं पड़ता, इसको तो निकालना ही नहीं होता, इसको तो निकालना ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका तो आंसर 0 आता है भाई, नहीं 0 आता है। चाहो तो आप इसको करके देख लो, दिस इज द बुकिस मेथड। पहले क्या किया, इसका कर्ल निकाला हुआ है। कर्ल कैसे निकालते हैं, पहले इसकी जो वैल्यू होती हैं उसकी करली और करली एक्स करली और करली वाई करली और करली जेड, देन टेक एफ की वैल्यू आई जगह की फॉर्म में ही इसको सोल्व करते हैं वही। फिर क्या करते हैं हम, इसका निकालते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट ये करके। अब ये डेल कैसे निकलता है, ये वैल्यू है उसकी डेल की, उसमें क्या होता है, उसमें 3 डॉट में गुणा आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के होता है। इसको सोल्व करके जाकर आंसर आता है। ऐसे नहीं करना, टाइम खराब नहीं करना है बच्चा। ये देखो कि हमें अपना कीमती समय कैसे बचाना होता है। देखो क्या ट्रिक होती है, ट्रिक ये थी जैसे आजकल क्या है, बड़े बड़े जो मतलब ये हैं डीसी, जैसे मान लो कोई भी स्कीम आती है किसी अधिकारी ने, मान लो कोई जैसे प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो कोई पुल बनाना है या जैसे कुछ भी काम होता है, या फिर मान लो कहीं भी कोई मैनेजमेंट है वो उसको अच्छे से कर पाया तो डीसी फेल हो गया उस काम में। तो उस काम में क्या है, डीसी फेल हो गया। बस ये ट्रिक है भाई, बस। हालांकि डीसी फेल नहीं होते, बड़े इंटरेस्टिंग माइंड होता है, बड़े तेज तरार होते हैं ये तो वैसे क्या ट्रिक है कि हाउ टू रिमेंबर कि डीसी फेल हो गया। अब देखो कि डी हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंट, और सी हमारे पास क्या होता है बच्चा, कर्ल, और ये एफ क्या है, फंक्शन। यानी कि फेल हो गया, यानी कि उसके नंबर 0 आई, कुछ नहीं कर पाया, 0 फेल हो गया। यानी कि किसी फंक्शन का कर्ल निकाल के उसका अगर मैं डाइवर्जेंट निकालूं तो 0 आएगा। आज के बाद बच्चे ध्यान रखना कि डीसी फेल हो गया। हमारे तो गली में ही एक बच्चा, उसका नाम है डीसी, पढ़ने में बिल्कुल ही कमज़ोर था बचपन में, जब हम देखा करते तो हर बार वो फेल ही हुआ करता। तो उसी पे मैंने ये बना दी, उसको सब डीसी बोलते थे, लेकिन वो बेचारा थोड़ा पढ़ने में कम था तो वो फेल ही हो गया बेचारा। तो ये अपनी एडविन ट्रिक है कि डीसी फेल हो गया। ठीक है बच्चे, तो सोल्व ही मत करो यार, जब ये निकालना है हमको तो कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे हमेशा ही कर्ल का डाइवर्जेंस लेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर मैं आता हूँ इसमें 138 पे। अब यहाँ भी देखो ये इस सवाल का बुकिस मेथड है भाई, इसको सोल्व कर रखा है। यानी कि डेल और ये इनटू आर ए बी, दिस इज द बॉक्स बोले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो भाई देखो कि फिर कैसे करते हैं इस प्रकार के सवालों को हम एडविन ट्रिक द्वारा, एडविन अंदाज में। मज़ा आ जाएगा बच्चे, देख कैसे मज़ा आएगा यहाँ भी आपको। ये कहता है भाई हमें निकालनी इसकी वैल्यू कि डेल, और ये है हमारे पास आर ए बी। ठीक, अब करते हैं इसका ऑपरेशन। तो देखो डेल, इसको खोल लेता हूँ। देखो कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, ये लिख लिया कि आर डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इसको, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख लिया हमने इसको ऐसा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी आसानी के लिए मान लेता हूँ कि ये जो है हमारे पास ए है,
मान लिया कि हमने ये ए है। अब देखो यहाँ ध्यान से बात आएगी। अब देखो आर, ये तो हो गया मैथ। अब आओ ज़िंदगी की भाषा में, लाइफ में आ जाओ। आर बोले तो आर से क्या बनेगी, रोटी, और ए से क्या बनेगा, आदमी, और ये पेट है आदमी का। ये बस सीखने के लिए है और कुछ नहीं। अच्छा तो देखो भाई, रोटी गई आदमी के पेट में तो क्या रहा, वो आदमी ही तो रहा। अरे आदमी ही तो रहा वो, ऐसा तो है नहीं कि रोटी खाते वो कुछ और बन गया, मच्छर मक्खी कुछ और बन गया, वो आदमी तो रहेगा। अब देखो रोटी कहाँ गई, आदमी के पेट में, तो क्या आएगा, आदमी। बस ये रिजल्ट है। ये ट्रिक याद रखो, रोटी आदमी वाली, ध्यान रखना बच्चे, याद रह जाएगी। रोटी और ये आदमी, रोटी इंटू आदमी, तो कहाँ गया वो, रोटी कहाँ गई, आदमी के पेट में गई, आदमी के पेट में गई। तो बस ये रोटी इंटू आदमी, आदमी का पेट में गई, तो हमारे पास क्या आ गई, आदमी तो आ गया, बस खाली आ गया। ठीक, तो भाई ये तो हो गई अपनी एडवेंट्री का। अब देखो कि क्या आया, ये तो आ गया, बस पुट कर दो वैल्यू वापस। हमने ये जो माना था, ये हमने यहाँ जो माना हुआ था कि जो ए क्रॉस बी, अगर ये हमने ए माना, इसको वो फिर से पुट कर दो, बस ख़त्म। इसको फिर से पुट कर दो, ए हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी, ये निकालना था, और ये मेरे पास क्या है, आर ए बी, बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए क्रॉस बी आ गई। ये ले, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बता क्या था इस सवाल में भाई, क्या ये आपके बुक्स में दे रखा है, आई डोंट नो, हैं तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनका ही विश्लेषण किया हुआ है, बड़े गहन अध्ययन से किया हुआ है, और ताकि आपका कीमती समय बचे, बस यही चेष्टा रहती है हमारी। तो जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ता है वो जानता है कि एडवेंट्री क्या होती हैं, कितनी बेनिफिशियल होती हैं, और कितना उनका कीमती समय बचाती हैं बच्चा। उसके बाद फिर देख भाई, अरे भाई इसका तो हमने लिखा नहीं, बुक इस मेथड नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसको हम ट्रिक से कर देंगे। बुक इस मेथड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम ट्रिक से ही कर देते हैं। ये सवाल मात्र और मात्र 3 सेकंड का भी नहीं है। अब देखो प्यारा बच्चा, जैसे पीछे माना था ना हमने, ऐसे इसी को पूरे को मान लें कि ये एक ही वेक्टर है, ठीक है, ये एक ही वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या होता है, इसके प्रोडक्ट में, इसमें हमेशा दूर की बातें करते हैं भाई। तो पहले क्या पकड़ते हैं, इसको दूर वाले को, पहला काम तो दूर वाले को पकड़ते हैं, क्योंकि ये तो पहले से पास में बैठा हुआ है कि दूर वाला तो हुआ मेरे पास पहले। तो ये बन जाएगा हमारे पास सी ए बी बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स बोलते हैं इसको, और जो बच गया वो यहाँ इंटू आ जाएगा। उसके बाद माइनस लगा के, अब दूसरा, अब जो पहले जो पास में आप उसको पकड़ते हैं, ये आ भाई, तो नाउ सी ए, ये वेक्टर आ जाएंगे सी ए, और जो बच गया उसको लिख दो। अब प्यारा बच्चा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स की, अगर 2 वेक्टर एक जैसे हों, अगर 2 वेक्टर एक जैसे हों तो उसकी वैल्यू 0 होती है। सेम वेक्टर आ गई तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो लो भाई, ये तो हमारे पास हो गया 0, और ये खाली क्या बच गया इस सवाल का आंसर, बताओ क्या था, सी ए बी, और ये ए, सी ए बी नहीं मिला क्या कहीं पे भी, ए तो यहाँ है। अब देखो क्या ये बराबर सी ए बी के है, चेक कर लो भाई, के बराबर है। तो देखो इसको सी को एक बार यहाँ लाओ, फिर एक बार यहाँ लाओ, हाँ ये बराबर है इसके, ए बी सी प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो बस ये सवाल का आंसर है। बस अभी पीछे बता भी था हमने, मूव करते साइकिल में, ये साइक्लिक ऑर्डर में हम इनको रख सकते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, और सी के बाद ए जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर देख बच्चा, और आते हैं भाई, ये वेक्टर वाले सवाल बड़े आसान होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। अब जैसे इसको लगा लो, क्वेश्चन नंबर 140 है भाई। अरे भाई ये देखो, ये भी बुक इस मेथड है जो इतना लंबा चला हुआ है, हमें इतना तो लंबा चलना ही नहीं होता पेपर के अंदर। तो फिर देख बच्चा कैसे करेगा इन सवालों को। यहाँ दे रखा है कि डाइवर्जेंस आर क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट वेक्टर, तभी किसके बराबर होगा। तो देखो भाई किसके बराबर होगा ये, नाउ डाइवर्जेंस, ये निकालना हमने कि डाइवर्जेंस आर क्रॉस ए किसके बराबर होगा। ये देखो एक रिजल्ट होता है इसका, जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट वेक्टर है, डॉट कर्ल आ जाएगा उसका, कर्ल ऑफ आर का, और कर्ल ऑफ आर हमारे पास 0 होता है। ये सब पढ़ाया हुआ हमने आपको ऐप के अंदर, जैसे बच्चों को कोर्स चाहिए वो ले सकता है दिए गए नंबर से। ये हमारे पास 0 होता है। अब ये तो आ गया प्यारा बच्चा 0, एंड दिस इंटू 0, ये भी हो गया 0, और ये सवाल का आंसर आ गया। बताओ क्या था इसके अंदर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है तो आपका कीमती समय अवश्य बचेगा, अदरवाइज लगे रहो इन किताबी तरीकों में। उसके बाद फिर देखो भाई अगला सवाल, ये है हमारे प्रश्न, ये है क्या, इफ़ ए एंड बी आर इररोटेशनल तो देन ए क्रॉस बी क्या होगा, सोलेनोइडल। ये है सवाल का आंसर।
ए क्रॉस बी, अगर ये ए और बी अगर इरोटेशनल हैं तो ए क्रॉस बी होगा सोलेनोइडल, नॉट इरोटेशनल। वो कैसा होगा? सोलेनोइडल होगा। अब देखो भाई कि वो कैसे होगा सोलेनोइडल, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लेते हैं एक बार। देखो, क्योंकि एक ऐसा है इरोटेशनल है, एक ऐसा है इरोटेशनल है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि इसका जो कर्ल हम लेते हैं वेक्टर का वो 0 आएगा। और बी भी कैसा दे रखा है बच्चे? दिस इज आल्सो इरोटेशनल, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका भी मैं अगर कर्ल लेता हूँ वो भी हमारे पास क्या जाएगा बच्चा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देख भाई इरोटेशनल। अब यहाँ जो जिक्र है देखो ए क्रॉस बी का है माइनस, तो देखो दो चीज़ें पढ़ रखी हैं इस वेक्टर के अंदर, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इरोटेशनल और एक तो सोलेनोइडल। ये तो टर्म होती है नहीं वेक्टर के अंदर, ये दो चीज़ें हैं। तो ए क्रॉस बी का देखो क्या है, एक प्रॉपर्टी है बाय द प्रॉपर्टी कि डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी क्या होगा, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी क्या होगा। तो देखो मैंने बताया था वही तरीका, वेक्टर में हमेशा तकरीबन दूर वाले को पकड़ेगा, पहले जो जैसे दूर है उसको पकड़ते हैं, ये दूर यहाँ हमारे पास ये है तो इसको लिख लो बी। उसके बाद देखो फिर क्या होगा भाई, बी ये ले लिया हमने, नाउ उसके बाद फिर बी ये तो ले लिया। अब नाउ कर्ल ऑफ ए लेंगे, पहला काम तो ये, नाउ कर्ल ऑफ, इसके माइनस लगा के अब इसको पकड़ लो ए को, तो ये ए फिर डॉट, अब कर्ल इसका ले देंगे, ये दूसरा पॉइंट कर्ल बी, ये प्रॉपर्टी है वेक्टर की। तो देखो भाई कर्ल ए ऊपर से 0, कर्ल बी 0। अब यार ऊपर देखो ये दे रखा था हमको, अगर कर्ल ए 0 है, ये देखो ऊपर, कर्ल बी है हमारे पास 0 है, ये देखो ऊपर। अच्छा, अब 0 आ गई तो बी इंटू 0 0, दिस इंटू 0 0, ये लो आ गया। अब देखो डाइवर्जेंस अगर किसी वेक्टर का 0 होता है तो क्या होता है? सोलेनोइडल होता है। क्या होता है? सोलेनोइडल होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी अगर ये बराबर 0 के है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई ए क्रॉस बी इज सोलेनोइडल। ठीक, तो ये भी हो गया भाई। तो उसके बाद फिर देखो, अब मैं आता हूँ इसके अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 142 पे आता हूँ। तो देखो भाई 142 कैसा सवाल है, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 142 द वेक्टर ये दे रखा है आर यूनिट वेक्टर अपॉन ये आर उसका क्यूब, वेयर आर हमारे पास ये है कि ओनली सोलेनोइडल है, ओनली इरोटेशनल है, या फिर दोनों हैं, या फिर कोई भी नहीं है, ये बताना है भाई। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसका टू चेक सोलेनोइडल। नाउ पहले चेक कर लेते हैं टू चेक सोलेनोइडल है या नहीं। सोलेनोइडल उसमें क्या है, डेल डॉट एफ 0 आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, डेल डॉट एफ हमारे पास ये है, तो डेल डॉट एफ की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये आर वेक्टर, ये यहाँ पे आर वेक्टर है भाई। ये ऊपर जाके हमारे पास देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस को, ये आर क्यूब, दिस इज द मोड, लिख सकते हैं अपना आसानी के लिए। तो ऊपर जाके ये हो जाएगा हमारे पास आर की पावर -3 और ये है आर वेक्टर। ठीक, अब देखो यहाँ एक रिजल्ट है जो कि वेक्टर में ये बड़ी प्रॉपर्टीज आपका टाइम बचाती हैं, प्रॉपर्टी आपका टाइम बचाएंगे वेक्टर के अंदर, नहीं तो बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि डेल डॉट आर की पावर n और ये आर वेक्टर ये जो है बराबर होता है n+3 और ये आर की पावर n के, ये है भाई। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे वो ये चीज़ है डेल डॉट, अब यहाँ देखो n की जगह क्या है, यहाँ पे -3 है, तो देखो कितना आंसर आ जाएगा इसका, n की जगह -3 और फिर उसके बाद +3 और r की पावर n यानी कि -3, ये कितना आ गया मेरे पास, 3 - 3 0, ये लो भाई। डेल डॉट एफ हमारे पास 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या है कि f हमारे पास क्या है, सोलेनोइडल है। तो दिस इम्प्लाई f इज सोलेनोइडल। उसके बाद भाई हमें इसमें जो है चेक करना है कि टू चेक इरोटेशनल, अब उसको चेक कर लेते हैं, या फिर देखिए टू टेस्ट इरोटेशनल, टू चेक इरोटेशनल।
नाउ तो देखो भाई इसको इरोटेशनल में उसको भी टेस्ट करने के लिए बताता हूँ एक प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ क्या है मेरे पास, एक तो मैग्नीट्यूड है ये और एक ये वेक्टर है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक मिलेगा फंक्शन, स्केलर फंक्शन। ये प्रॉपर्टी कर्ल फाई एफ, ये वेक्टर है और ये स्केलर है। तो जो स्केलर है वो तो हमारा ये कर्ल ऑफ द वेक्टर, या जो कर्ल ऑफ द वेक्टर, उसके बाद प्लस ग्रेड, स्केलर का निकलेगा हमेशा ग्रेड, उसके बाद इनटू जो वेक्टर है ये आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज करनी है आपने टू चेक इरोटेशनल के लिए। वेक्टर में है कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको टाइम बचाएंगी, ठीक। तो देखो इसका यूज करना है हमने। तो यहाँ देखो भाई क्या है हमारे पास, ये देखो बस लिखना है, बस आपको कुछ भी नहीं। ये फाई फंक्शन है हमारे पास, जो ये था स्केलर फंक्शन आर की पावर ये -3, और वेक्टर हमारे पास ये था, ठीक। उसके बाद तो देखो स्केलर फंक्शन तो ये आ जाएगा हमारे पास यूँ का यूँ, इसका क्या होगा कर्ल निकलेगा, कर्ल ऑफ आर। उसके बाद प्लस ग्रेड किसका निकलेगा, स्केलर फंक्शन का ग्रेड ऑफ आर -3, क्रॉस एफ हमारे पास ये आर है, ठीक। एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नाउ उसके बाद देखो भाई फिर एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि डेल डॉट आर की पावर एन, आर की पावर एन, ये आर है। तो ये देखो क्या होता है एन आर n-2 और ये आर वेक्टर। एक ये प्रॉपर्टी और है देखो भाई। तो देखिए हमारे पास ये बन जाएगा दिस इम्प्लाई कर्ल आर, पीछे बता थोड़ी देर पहले कि कर्ल आर तो 0 होता है, क्योंकि जो कर्ल ऑफ आर होता है वो तो 0 होता है। अगर कर्ल आर 0 है तो भाई देखो ये तो वैल्यू होगी मेरे पास 0। अब 0 इंटू दिस, यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास 0, ये तो हो गया 0 प्लस अब ये वाली वैल्यू। अब देखो लगा वो वाला रिजल्ट आर की पावर एन, तो देखो वही चीज़ है एन आगे आएगा, यहाँ देखो 2 घटेगा इसमें से, तो -5 और इंटू आर वेक्टर, एक वेक्टर ये था तो आर क्रॉस। अब ये आर क्रॉस आर भी 0 होता है क्योंकि वेक्टर सेम हो गए, आर क्रॉस आर भी क्या होता है ये भी सेम, आर क्रॉस आर जो है वो 0 होता है। तो भाई ये भी 0 आ गया, तो 0 + 0 ये हमको 0 देगा। तो ये हमारे पास क्या था कर्ल, ये हमारा फंक्शन था, कर्ल एफ हमारे पास 0 आ गया। हमने क्या देखा कि डेल इंटू एफ किया वो भी 0 आया, तो दैट मीन सोलेनोइडल। तो हमने क्या किया डेल क्रॉस एफ किया तो वो भी हमारे पास क्या आया 0। कर्ल में निकालते क्रॉस तो वो भी हमारे पास 0 आया। तो इट मीन्स हमारे पास कैसा है एफ इज इरोटेशनल आल्सो। तो दोनों हो गए, सोलेनोइडल भी है और ये इरोटेशनल भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर देखो भाई अगले सवाल पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 143 है। नाउ इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है सी क्रॉस डी के एंड ए क्रॉस सी इक्वल है बी क्रॉस डी के, तो देन द वेक्टर ए माइनस डी एंड बी माइनस सी कैसे होंगे? इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे, किस टाइप के होंगे ये बताना है हमने। अच्छा तो देखो भाई एक कंडीशन है, देखो क्रॉस में बात चल रही है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस, हर जगह क्रॉस चल रहा है। क्रॉस में क्या होता है देखो, इफ़ क्रॉस में क्या है ए क्रॉस बी वेक्टर अगर ये 0 होते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के पैरेलल है, ये मीनिंग होता है इसका। अच्छा तो अब यहाँ देखो इनका अगर मैं लेके चलता हूँ एक बार कि क्या मल्टीप्लाई आती है। नाउ एक बार लेके देखते हैं, ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी, देखते हैं ये हमारे पास क्या गुणा आती है। तो करो पहले ये कर लिया हमने कि ए क्रॉस बी, फिर यहाँ कर लेता हूँ माइनस डी क्रॉस बी, उसके बाद फिर यहाँ कर लेता हूँ माइनस ए क्रॉस सी, फिर यहाँ कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा डी क्रॉस सी, ये गुणा कर दी। तो भाई देखो यहाँ पे क्या कुछ है,
ए क्रॉस बी, अब यहाँ देखो कि क्या क्या है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, ये उसके बराबर है सी क्रॉस डी के। तो इसको कैसे करूँगा मैं सी क्रॉस डी, ये तो हो जाएगा ए क्रॉस बी, अगर मैं पलटूंगा तो साइन पलट जाएगा ना, सी क्रॉस डी में पलट दिया तो ये अब चेंज हो गया। और क्या है, ए क्रॉस सी बराबर है बी क्रॉस डी के, ए क्रॉस सी बराबर है बी क्रॉस डी के, तो इसको बदल लो तो साइन बदल जाएगा, तो ये बी क्रॉस डी के बराबर है ए क्रॉस सी। ठीक, अब ये देखो भाई कि ये तो बराबर इसके है, ठीक है, और ए क्रॉस बी ये इसके बराबर है, ये गिवन है, गिवन है, इक्वल दे रखे ना भैया। अगर ये चीज़ के बराबर है, जैसे मान लो ये 5 है तो ये 5 ही है, तो 5 से 5 कट जाएगा। मान लो ये 10 है, ये भी 10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है ना। उसमें गिवन थे कि दे आर इक्वल, भाई इक्वल हैं और अपोजिट साइन आ गया, इक्वल साइन अपोजिट है तो कट जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास 0 आ गया, बराबर किसके आ गया, 0 के आ गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि दीज वेक्टर आर पैरेलल। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चा कि ए माइनस डी जो है वो पैरेलल होगा बी माइनस सी के, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। सेम टू सेम वही है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद फिर देखो अगला सवाल है, वेक्टर के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। 144, तो देखो 144 पे क्या है, कहता कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर हैं सच दैट कि ए क्रॉस सी इक्वल बी प्लस सी, और ये है अपॉन √2, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो भाई देखो पकड़ लो इसको कि कैसे पकड़ते हैं। ए क्रॉस सी, वही चीज़ जो मैंने बता दी वेक्टर में क्या होता है, हम पकड़ते हैं दूर वाले को। तो देखो पहले करो इसको दूर वाले के अकॉर्डिंग, पहले क्या हो जाएगा, दूर वाले का चलेगा कि ए डॉट सी, ये आ जाएगा ए डॉट सी। अब तो बच गया वो लिख दो, सेम वही चीज़ तो होगा पहला। अब क्या करेंगे, अब जो पास में उसको पकड़ते हैं नंबर 2 पे, माइनस लगा के ए डॉट बी, अब जो बच गया वो सी। ठीक, उसके बाद देखो भैया ये कर लो अलग अलग, ये वेक्टर बी अपॉन √2, यहाँ भी इसके अलग कर दो सी अपॉन √2। ये तो हमने क्या अब तक कुछ भी नहीं, जस्ट जो डेफिनेशन होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो खोल लिया हमने, और कुछ भी नहीं किया, ये अलग अलग कर लिया। अब वो क्या बोला कि देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। भाई देखो ये हैं दो वेक्टर ए और सी, ये दो वेक्टर हैं ए और बी, तो कंपेयर कर लो, कंपेयर लाइक टर्म। भाई ये तो है बी वाली, ये तो कौन सी है, बी वाली टर्म जहाँ वेक्टर बी और बी हैं, ये क्या है सी वाली टर्म है। तो कंपेयर द टर्म, लाइक टर्म हमने ये कर ली क्योंकि यहाँ पे ए और बी है, यहाँ तो हमारे वेक्टर ए और सी है ना, हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए और बी। तो कंपेयर द सी वेक्टर, अगर वो निकालना पूछता कि एंगल फाइंड करो ए और सी के बीच में, तब हम कंपेयर करते हैं बे वेक्टर को। तो कंपेयर लाइक टर्म्स ऑफ सी वेक्टर, सी की पकड़ ली हमने। तो सी में क्या आ गया भैया हमारे पास, सी में तो ये आ गया माइनस का ए डॉट बी, और यहाँ क्या बच गया 1/√2, ये बच गया। अब मैं क्या करूँगा, माइनस साइन को मैं वहाँ ले जाऊँगा, यह मैंने खोल दी इसकी डेफिनेशन। तो देखो क्या आ गया, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा, नेगेटिव को मैं वहाँ ले गया, ये आ गया। अब चूँकि ए और बी क्या हैं, ये प्यारा बच्चा दे आर द यूनिट वेक्टर, कैसे हैं, यूनिट वेक्टर थे, तो इनका मोड क्या होगा, यूनिट, क्योंकि ए और बी क्या हैं, यूनिट वेक्टर थे, तो इनका मोड क्या आ जाएगा, यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। तो भाई यूनिटी, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू कोस थीटा माइनस 1/√2। अब भाई देखो कोस की वैल्यू क्या है, कोस थीटा ये कब होता है इतना, 1/√2 कब होता है, π/4 पे, नेगेटिव है तो उसमें 90 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3π/4, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। भाई अगर समझ में नहीं आया तो इस पे डालते हैं प्रकाश, तो आओ कुछ प्रकाश डालते हैं, यहाँ पे साइड में लेके करते हैं, आओ इस पे कुछ प्रकाश डालते हैं कि कैसे हो गया बाबा जी, ये बताते हैं बच्चा, ये डालते हैं इसके ऊपर प्रकाश। तो ये लो इतने पोर्शन में इस पे डलेगा प्रकाश।
तो ये देखो इसको यहाँ लिख सकता हूँ ना मैं कि थीटा इक्वल टू वहाँ जाके हो जाएगा कि कोस इनवर्स माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो अब देखो कोस की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, नेगेटिविटी को बाहर फेंकता है, साथ में पाई को लेके आता है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं इनवर्स में। तो अब बताओ भाई थीटा कोस की वैल्यू कब होती है, 1/√2 पाई/4 पे होती है। इसको सोल्व कर दो, 4 में से 1 गया, 3 ये आ गया भाई, बस यही हमारा यहाँ था। ठीक है, डल गया प्रसाद, हो गई शांति। उसके बाद फिर देखो अगले पे आता हूँ मैं 145 पे। तो देख बच्चा 145 में क्या है भाई, इसमें ये बोला कि अगर v1 v2 v3 r3 नॉन जीरो वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं जो कि नॉन जीरो हैं, और इस प्रकार से हैं कि v1 क्रॉस v2 ने हमें v3 दिया है और v2 क्रॉस v3 ने हमको v1 दिया है, तो बताइए क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ से क्या है, v1 क्रॉस v2 है, ये ले लिया हमने पहले, तो v1 क्रॉस v2 है, और एक ये गिवन है v2 क्रॉस v3 इक्वल टू v1 है, ये गिवन है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ v3 है, तो क्यों ना मैं v3 कर लूँ डॉट में गुणा बोथ साइड, डॉट में कर लिया v3, डॉट में कर दिया हमने v3, तो डॉट तो बराबर होता सारा। यहाँ पे क्या v1 है, तो क्यों ना मैं बोथ साइड v1 से ही डॉट में गुणा कर लूँ। ठीक, तो देखो भाई ये बन गया डिब्बा v3 v1 v2, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v3 इसका स्क्वायर, ये बन गया डिब्बा v1 v2 v3, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये आ गया v1 उसका स्क्वायर। तो बॉक्स क्या है, प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, 1 2 3, हाँ यहाँ जहाँ ठीक है इक्वल है, तो ये 1 और ये 2, देखो ये इसके इक्वल है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसको। तो नाउ बाय 1 एंड 2 क्या इसके ये बराबर हो जाएगा, तो बस बाय 1 एंड 2 जो ये है ये इसके बराबर हो जाएगा फिर, तो क्योंकि ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, फिर तो ये बराबर इसके है ही है। ठीक है, तो नाउ यहाँ से वी कैन से v3 इक्वल टू v1, ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आओ भाई अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 146 पे। 146 में कहता है कि जो इक्वेशन है हमारे पास कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, ये पीछे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप का, स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन था। तो देखो वहाँ पे क्या ट्रिक बताई थी भाई, बड़ी सिंपल सा है, यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन। तो ये था कि अगर z माइनस z1 और z माइनस z2 अगर ये बराबर k के हो, तो जो k होता है वो k या तो बराबर 1 के देगा या 1 के बराबर नहीं देगा। अगर बराबर 1 के है तो वो लाइन होती है, देखो सिर्फ कैसे लाइन के जैसे तो लाइन होती है, इसमें क्या होता है वो सर्कल होता है। यहाँ देखो क्या है बराबर 2 के है, तो बस ये सर्कल हो जाएगा, तो बस कुछ करना ही नहीं पड़ा यहाँ तो हमने इसमें। तो लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे देखो क्या आएगा, दिस इम्प्लाई z माइनस ये क्या है 3 और z प्लस 3 इक्वल टू 2, ये क्या है नॉट इक्वल टू 1 के है, तो क्या करेगा रिप्रेजेंट सर्कल, खत्म। उसके बाद फिर देखो अगले सवाल पे आता हूँ भाई मैं, क्वेश्चन नंबर 147 पे। इसमें क्या है, उसने xn दे दिया हमको, xn दिया हुआ कि कोस पाई बाई 2 रेज टू पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 रेज टू पावर n, n बिलोंग्स टू n, तो देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 इंटू एंड सो ऑन अप टू ये xn तक गया हुआ है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, नो तो ये दे रखा है, तो इसको लेके चलते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन इंटू xn, तो अप टू इन्फिनिटी है। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो x1 पहले तो जैसे यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे सब में, फिर 2 करेंगे, फिर 3, फिर इस टाइप से करते जाएंगे, और इंटू में क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, रिजल्ट है डिमोवर्स में। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि कोस ऑफ पाई बाई, पहले तो जैसे यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, उसके बाद फिर 2 पुट कर रहे हैं,
उसके बाद फिर 3 पुट कर रहे हैं एंड सो ऑन, चलते जाएंगे इस साइड से, प्लस आयोटा फिर साइन। अब इसके लिए एक बार 1 एन कीजिएंगे, फिर एक बार एन कीजिएंगे 2, फिर उसके बाद एक बार एन कीजिएंगे 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। अब ये बन गई हमारे पास जीपी सीरीज। इसका कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है 1/2 है, तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा कोस, ये क्या उसकी पहली टर्म फार्मूला क्या होता है इन्फिनिटी का, वही चीज़ है ये, सम ऑफ इन्फिनिटी a/1 - r, वही लगा रहे हैं। तो a हमारे पास ये है कि π/2, 1 - r मेरे पास क्या है, इसके अपॉन ये करो, इसके अपॉन ये टर्म करो, तो हमें क्या मिलेगा π/2 मिल जाएगा, जिसके अपॉन ये तो पाई तो कट जाएगा, तो खाली 1/2 मिलेगा। तो ऐसे ही फिर आगे आयोटा साइन, फर्स्ट टर्म तो ये है, कॉमन रेशियो इसका 1/2 है, तो ये आ जाएगा। अब इसको हल कर दो भाई, ये आ जाएगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, कोस कितना बच गया आधा, 1/2, ये 1/2 कट जाएगा तो खाली कोस पाई, उसके बाद यहाँ भी खाली ये पाई ही बचेगा। कोस पाई कितना होगा -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये आ गया -1 इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे। अच्छा तो फिर देखो भाई, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर में इसमें 148 पे। इसमें कहता है कि इफ़ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई फॉर जेड नॉट इक्वल टू 0 फॉर जेड इक्वल टू 0, ये है भाई, ये फंक्शन दिया हुआ है कि u प्लस आयोटा वी, और u हमारे पास ये है x की टर्म में, v हमारे पास ये है x की टर्म में, x और y की टर्म में। तो देन द वैल्यू ऑफ क्या होगी इसकी कि लिमिट z टेंड टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0 अलोंग दिस पाथ। देखो क्वेश्चन लंबा है, उत्तर तो इसका जितना क्वेश्चन है उतना ही है, बाकी बस वैसे इतना लंबा दे रखा है ये। देखो क्या हो जाएगा मेरे पास f ऑफ z, देखो f ऑफ z ले लो पहले, तो क्या हो जाएगा f ऑफ z मेरे पास ये है, तो देखो ये है मेरे पास कि ये सवाल था कि लिमिट z टेंड टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0, तो लिख दे बच्चा लिमिट z टेंड टू 0, f ऑफ z क्या है भाई, ये है कि जब 0 नहीं है तो कि u और आयोटा v, u हमारे पास ये है u प्लस आयोटा v, u हमारे पास ये है कि x³ माइनस y³ x² प्लस y² प्लस आयोटा, और v हमारे पास ये है x³ प्लस y³ x² प्लस y²। ये तो हो गया हमारे पास f ऑफ z माइनस f ऑफ 0। भाई इस x और y की जगह 0 करो, जब 0 है तो 0 वैल्यू है, ये गिवन था। नाउ फिर z माइनस 0, z क्या होता है फंक्शन x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, और ये माइनस 0, ये आ गया बस। अब उसने कहा था कि अलोंग द पाथ x, चलो इसको थोड़ा सा एक बार एक नोट लिख रहा हूँ आपके लिए, नहीं तो अगर यहीं करूँगा तो फिर पजल हो जाओगे। एक लाइन से मोड लिख दूँ यहीं पे, चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, बाकी ज़रूरत थी ना उस लाइन की। तो देखो यहाँ तो मेरे पास ये हो जाएगा कि x³ माइनस y³ प्लस आयोटा x³ प्लस आयोटा y³, और नीचे है ये हमारे पास x² प्लस y², और ये आ जाएगा इंटू x प्लस आयोटा y, ये आ गया इतना। अब देख बच्चा, उसने कहा था कि अलोंग द पाथ y इक्वल टू x, उसने क्या कहा था अलोंग द पाथ y इक्वल टू x। नाउ अलोंग द पाथ y इक्वल टू x। अभी देखो अगर z टेंड टू 0 है, अब z में हमारे पास z क्या होता है, z होता है x प्लस आयोटा y, फिर तो ये टेंड टू 0, लेकिन कह रहा है कि जो y है भाई वो तो x ही है, y है वो तो x ही है, यानी कि x ही टेंड टू 0, यानी कि इसका जो पोर्शन है रियल वाला वो नहीं है हमारे पास, केवल x ही हो जाएगा, क्योंकि y तो बराबर x के चल रहा है। क्योंकि ये जो लिमिट है x और y की आ जाएंगी दोनों, x और y की। तो फिर यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा ये कि लिमिट x टेंड टू 0, y की जगह अभी x ही, क्योंकि अलोंग द पाथ क्या है, अलोंग द पाथ y इक्वल टू x है, जहाँ जहाँ y है वहाँ y में x कर दो पुट, ये लो कर दो पुट, कर दिया हमने, जहाँ जहाँ y था वहाँ x। ठीक,
तो अब देखो भाई कुछ कट रहा है, एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब भी कट रहा है, और ऊपर हमारे पास कितने हो गए ये लो लिमिट x टेंड टू 0, यह आ जाएगा 2 आयोटा एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएंगे मेरे पास ये 2x स्क्वायर, हमने यहाँ से x को कॉमन ले दिया तो 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ देखो भाई एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास खाली क्या बच गया, ये बच गया आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा। इसकी मैंने ऊपर नीचे कर दी मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से, मैंने कर दिया इसका हर का परिमेयकरण रेशनलाइजेशन। तो हमारे पास प्यारा बच्चा ये वैल्यू आ जाएगी इसकी कि भाई आयोटा और आयोटा स्क्वायर यानी कि आयोटा प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। तो आयोटा प्लस 1/2 आयोटा ये आ गई इसकी वैल्यू, बस ख़त्म। उसके बाद फिर देखो भाई जो अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 149। तो देखिए इसमें क्या है 149 में, इसमें कहता है कि ए हमारे पास ये है तो हमें निकालने इसकी वैल्यू कि 1 प्लस a/2 पावर 3n है। पहले तो थोड़ा सा एक को देखो कि भैया ए क्या है, इसको हल्का सा मैं सोल्व कर लेता हूँ कि ए है क्या चीज़। देखो ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। इस ए को हमने लिख लिया ऐसे कि भाई कोस पाई प्लस पाई/3 ऐसे लिख दिया हमने इस ए को, फिर आयोटा साइन ऐसे स्क्वायर कर दिया हमने पाई प्लस पाई/3। तो भाई अब ये देखो कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कोस की वैल्यू पाई प्लस पाई/3, यहाँ तक तो क्या मिल गया हमको पाई, अब और आगे आ गया यहाँ आ गया इसमें। अब इसमें देखो यहाँ तो क्या होते हैं हमारे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे देखो इस वाले में आ गया कि तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हमारा कोस नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा माइनस के कोस पाई/3। उसके बाद साइन पाई प्लस पाई/3, साइन भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये भी आ जाएगा माइनस के आयोटा साइन पाई/3। तो ये कोस पाई/3 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक, तो ये देखो ए हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया हमने। अब निकालनी वैल्यू 1 प्लस a/2 और पावर 3 यानी कि अब जो उसने पूछा है ना, अब उसकी बात पे आओ कि वो क्या चाहता है। जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग चलो, नहीं तरोड़ा हो जाएगा भाई, तरोड़ा नहीं करना। तो 1 प्लस a/2 पूरे की पावर 3n इज इक्वल टू, अब देखे बच्चा यहाँ पे 1 a की वैल्यू पुट कर दे, ये कर दिया हमने पुट a की वैल्यू पुट कर डाली, नीचे है ये वाला 2 पूरे की पावर 3n। ठीक है बच्चे, अच्छा घटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2, इस 2 को बाहर निकाल दे पावर, तो 2 बाहर आगे हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि वही होल की पावर ना 3n, देखो पूरे की पावर है। और ये हमारे पास क्या बचेगा 1/2 माइनस आयोटा √3/2 और पूरे की पावर तो भैया है 3n। ठीक है बच्चे। अच्छा अब भाई देखो ओमेगा, मैं क्या करता हूँ, जैसे ओमेगा की टर्म में जो वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो हमने क्या किया माइनस कर लिया, इसमें अंदर माइनस कॉमन ले दिया पूरे में से। अगर देखो मैं पूरे में से अगर माइनस कॉमन लूँगा बाहर, ध्यान से सुनना, तो पावर क्या आएगी बाहर, यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो -1 की पावर 3n आएगी बाहर, तो वो तो पूरी की पावर है ना। ठीक, और अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बच जाएगा -1/2 और ये प्लस आयोटा √3/2 पावर है ये इसकी 3n। ठीक, हमने क्या किया पूरे में से माइनस कॉमन ले दिया, तो भी ऐसा हो गया। अब ये जो वैल्यू होती है ये होती है ओमेगा की, इसकी वैल्यू होती है ये ओमेगा की, तो -1। अब देखो इसकी पावर तो ये 3 और पूरे की पावर n लिख सकता हूँ। अच्छा नीचे है ये 2 की पावर 3n, ये जो है हमारे पास होता है ओमेगा। ठीक है ना, ये क्या होता है पूरा ओमेगा, और देखो उसकी पावर क्या है पूरे की 3n। अब देखो भाई -1 की पावर 3, वो तो माइनस का 1 ही आएगा, उसकी पावर n हो जाएगी, और 2 की पावर ये 3n, ओमेगा की पावर 3 वो 1 होती है। तो बस ये लो आ गया आंसर, बिकॉज ओमेगा की पावर 3 क्या होती है, वो 1 होती है, और उसकी पावर n करेगा वो भी 1 ही आएगा। तो -1 की पावर n और 2 की पावर 3n ये सवाल का आंसर था। बस ए को सिंप्लीफाई फॉर्म में रख के जो उसने पूछा है वो करते गए हम। बस कॉम्प्लेक्स का होना चाहिए आपको ज्ञान, जैसे हमने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि कुछ नंबर होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा में यहाँ पे प्लस आएगा और स्क्वायर में यहाँ पे क्या आता है माइनस का साइन आता है, वो होता है ओमेगा का स्क्वायर।
जहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो उसके बाद फिर देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 150 पे आता हूँ मैं। इसमें क्या दिया है 150 के अंदर, यहाँ पे कहता है कि अगर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो देन द वैल्यू ऑफ इसकी क्या होगी। हमें निकालने के भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा ही आसान सवाल है भाई ये तो। अब देखो सिंपल सा एक रिजल्ट होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर 0 के। तो देख लो भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको वहाँ ले जाओ तो माइनस का ओमेगा देगा ये। और यहाँ पे क्या है +2 ओमेगा, पूरे की पावर कितनी है बच्चा 3n माइनस। अब देखो बच्चा 1 प्लस ओमेगा इसको वहाँ ले जा क्या देगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया माइनस का ओमेगा का स्क्वायर। और यहाँ है प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर, पूरे की पावर 3n। अब देखो बच्चा ये क्या मिल गया, 2 में से एक गया 1, यानी कि ओमेगा की पावर 3n, यहाँ क्या आ गया, ये भी एक बच गया, ओमेगा का स्क्वायर बच गया और इसकी पावर 3n। ठीक, तो देख भाई कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 और ये n, इसको इंटरचेंज कर ओमेगा की पावर 3, 2 को यहाँ ले ले 2n, होता ना कि 2 3 अच्छा 3 तो बराबर ही आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो तो 1 होता है, कितना होता है बच्चा, वो तो 1 होता है। अब ओमेगा का जो क्यूब है वो अगर 1 है तो उसकी पावर कुछ भी कर ले वो तो 1 ही आएगी। ओमेगा क्यूब 1 है, उसकी पावर कुछ भी कर ले वो तो 1 ही आएगी। तो 1 माइनस 1 प्यारा बच्चा 0 आ जाएगा और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मज़ा बच्चे। तो ये था भाई हमारे पास UPLT ग्रेड का पेपर का सॉल्यूशन। तकरीबन हमने सभी क्वेश्चन को एडविन अंदाज में बिल्कुल छोटा छोटा किया है और चीज़ों को बिल्कुल आसान बनाया है। तो जिस भी विद्यार्थी को तैयारी करनी है एडविन अंदाज में, वो वीडियो में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके जानकारी ले सकते हैं कि हमें जो कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, कि हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान होता है उन कुछ चीज़ों को समझना। मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं, बस चीज़ों को समझो, चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है ना, बहुत ईजी है, हो जाएगा आपका भी क्लियर। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द एडवेंट्रिक्स।